तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की, जो गाजा में बारूदी ब्रेक के बाद अब फिर से उसी अंदाज में, उसी तेवर में शुरू होने वाला है। इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। गाजा पट्टी में सत्ता की जो तेज होती लड़ाई है, वो पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि इस वक्त वहां के हालात क्या है। इस वक्त गाजा में मौजूद लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त गाजा में मौजूद इजराइल की सेना के दिमाग में क्या है, इस वक्त गाजा में छिपे हमास के कमांडर्स और लड़ाके क्या रणनीति बना रहे हैं। इजराइल के एंगल से अगर आप इस युद्ध को देखें तो पिछले 4 दिनों से इजराइल के मिसाइल, बम, टैंक, सारे हथियार शांत हैं। आज युद्ध विराम का चौथा दिन है। मतलब यह कि इधर युद्ध विराम खत्म हुआ और उधर गाजा में भीषण तबाही और हमास की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर एक्स्ट्रा टैंक की तैनाती कर दी है, क्योंकि इजराइल की सेना को पूरी आशंका है कि हमास ऐसे ही मानने वाला नहीं है। युद्ध विराम की आड़ में हमास कोई ना कोई प्रपंच जरूर रच रहा होगा। इसी आशंका को देखते हुए इजराइल के टैंक गोले बरसाने के लिए गाजा बॉर्डर से लेकर गाजा के अंदर कई शहरों तक मौजूद हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी तो शर्तों को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ से शांति है, लेकिन जैसा कि इजराइल के पीएम ने कहा है कि जब तक की जीत नहीं हो जाती, युद्ध खत्म नहीं होगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वॉर जोन में बर्बादी अभी बाकी है। इजराइल का सबसे बड़ा मकसद है हमास का समूल सर्वनाश। इसलिए इजराइल की सेना ने हमास के टॉप कमांडर्स की लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल की सेना सबसे पहले हमास के कमांडर्स को चुन चुनकर खत्म करेगी। अब सवाल है, आखिर इजराइल का अगला प्लान क्या है? गाजा बॉर्डर पर टैंक की तैनाती क्या कहती है? कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि इस वक्त हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल युद्ध विराम के तुरंत बाद दक्षिण गाजा में तेज हमले शुरू कर सकता है, क्योंकि हमास के 2 कमांडर्स को हानिया के जो बेहद खास हैं, सिनवार मोहम्मद दाइफ, दोनों के दक्षिण गाजा में ही छिपे होने की आशंका है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हमास के इन दोनों कमांडर्स के साथ कई और भी लड़ाके हैं जो दक्षिण गाजा में छिपे हुए हैं, और उन्होंने कई बंधकों को ढाल के तौर पर अपने साथ रखा हुआ है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब हमास और इजराइल के युद्ध विराम की बात हो रही है, बाकी बंधकों को छोड़ने पर चर्चा हो रही है, युद्ध को रोकने को लेकर मंथन हो रहा है, तो ऐसे हालात में युद्ध की आग को भड़काने वाली साजिशें क्यों हो रही हैं? दरअसल अब तक की हरकतों को देखते हुए नेतन्याहू को हानिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसकी 4 वजह हम आपको बता देते हैं। पहली वजह यह कि सीजफायर शुरू होने के 15 मिनट बाद ही हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे थे। दूसरी वजह यह कि जब हमास को दूसरे दिन बंधकों की लिस्ट देनी थी तो वो आनाकानी कर रहा था, इस वजह से रिहाई में देरी हुई। हमास ने कई शर्तें भी रखी थी। तीसरी वजह हमास की क्रूरता और जो उसकी अमानवीयता है, वो दर्शाती है कि वो हमास ने बंधकों से 13 साल की बच्ची को किस तरीके से छोड़ा, लेकिन उस बच्ची की मां को रिहा कर दिया। तो सवाल है कि क्या हमास अगली डील के लिए बाकी बंधकों को ढाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? और हम जानते हैं किस तरीके से वो अमानवीय हो जाता है और लगातार वो बहुत ही क्रूरता की हद तक जाता है। चौथी वजह यह कि हमास ने गाजा में बाकी बंधकों को दिखाने से मना कर दिया। इससे उसकी मानसिकता और मकसद जाहिर होता है। हालांकि इजराइल का भी एजेंडा क्लियर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से कहा कि जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे, सारे बंधकों को वापस नहीं लाएंगे, और ये सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि आने वाले दिनों में गाजा से इजराइल को खतरा ना हो। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. כמו שאמרתי לביידן, אנחנו הולכים לעשות את זה, להשלים את זה. שלא יהיה לאף אחד ספק, לא מבחינת רק הכוונה, אלא גם היכולת. אני מאמין בכם, כן? شوف الأسر يعني كانت
ايام صعبه ظروف صعبه والشباب وعمر 11 و12 سنه يعني الله بيعلم بالحيل كيف. Continue doing that for all the rest of the hostages out there. We'll keep fighting until the last one of them is here, back with us, with his family. That's my goal. That's our goal. To keep this pause going beyond tomorrow, so that we can continue to see more hostages come out and surge more humanitarian relief into those in need in Gaza. On behalf of the Israel Defense Forces, it is our moral obligation to free the hostages and our sacred mission, our duty, to defeat Hamas so that you can feel safe in your homes. गाजा पट्टी की धरती पर तमाम देशों की मध्यस्थता के बाद हमास ने जो सीज फायर लिया था, आज उसका चौथा यानी आखिरी दिन है। कल सुबह 7 बजे से सीज फायर खत्म हो जाएगा और उसके बाद गाजा पट्टी की धरती पर इजरायली फोर्सेस यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास की बर्बादी का पार्ट 2 शुरू करने जा रही है। इस बात को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जारी विध्वंसक और जुबानी युद्ध के बीच वॉर जोन से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो पूरी दुनिया को डरा रही हैं। दहशत वाली एक कहानी 900 किलो के बम वाली है। इजराइल पर आरोप है उसने 31 अक्टूबर को उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में 900 किलो का एक बम गिराया था, लेकिन यह बम फटा नहीं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको भी टीवी स्क्रीन पर हम इस विध्वंसक और विनाशक बम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोचिए अगर यह बम गाजा में फट जाता तो क्या होता। आपको बता दें जबालिया कैंप गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। हालांकि इजराइल की ओर से 900 किलो के बम प्रहार वाले आरोप पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया। तो युद्ध विराम के बाद विध्वंसक युद्ध के छिड़ने की आशंका के बीच चर्चा यह है कि गाजा के आम लोगों को अल मवासी भेजा जाएगा। गाजा को खंडर बनाने वाले इजराइल ने अल मवासी को सेफ जोन बताया है। यही वजह है कि पिछले कुछ घंटों से अल मवासी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको सिर्फ 25 सेकंड में अल मवासी की पूरी जानकारी दे देते हैं। ये फिलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका है। फिलिस्तीन का अल मवासी इलाका 2.5 किलोमीटर चौड़ा और 4 किलोमीटर लंबा है। इजराइल ने अल मवासी इलाके को सुरक्षित इलाका बताया है। खान यूनिस के पास गिराई पर्चियों में पश्चिम की तरफ जाने को कहा गया है। हवाई हमलों की चेतावनी देते हुए समंदर की तरफ जाने को भी कहा गया है। भूमध्य सागर के करीब मिस्र की सीमा के पास अल मवासी है। अल मवासी की आबादी 69,000 है, जो पूरे गाजा की आबादी का 3% है। अल मवासी पहले से ही बहुत छोटा इलाका है। सवाल यह है कि जो लोग इजराइल मिसाइलों में मारे गए, हमलों के कारण बेघर हैं, दर बदर हैं, उनकी बड़ी संख्या है। क्या अल मवासी में वो समा पाएंगे और क्या अल मवासी वाकई आम फिलिस्तीनी लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित होगा या फिर वहां भी बमबारी होगी। इजराइल से एक और ऐसी तस्वीर आई है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एलॉन मस्क आज इजराइल में उस जगह पहुंचे जहां 7 अक्टूबर को हमास ने तबाही मचाई थी। मस्क के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी थे। मस्क ने इजराइल के किबुत्स में तबाही के निशान भी देखे। इस दौरान मस्क ने अधिकारियों से बात भी की। सत्ता में अब बात नेतन्याहू के उन सीक्रेट सोल्जर्स की जिन्होंने न सिर्फ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कई जवानों की जान बचाई, बल्कि उन जिंदगी बचाते बचाते उनकी अपनी जान भी उन्होंने कुर्बान कर दी। ये इजराइल के वो योद्धा हैं जिनके पास ना कोई टैंक था, ना बंदूक, ना बम, ना बारूद, फिर भी इन्होंने सबसे पहले हर खतरे को महसूस किया और उसके सिग्नल आईडीएफ के जवानों तक भेजे। सत्ता में अगली खबर इजराइल के उन्हीं K9 यूनिट के डॉग्स की है जो गाजा में शहीद हो गए। इजराइल के मुताबिक गाजा में उसके 4 K9 यूनिट के डॉग मारे गए, जिन्होंने मिलकर गाजा में मौजूद हमास के कम से कम 50 विस्फोटकों और बड़ी संख्या में हथियार के अड्डों को एक्सपोज किया, बंधकों को ढूंढने में मदद की और अपने जवानों की जान बचाई। इजराइल की ओर से इन डॉग्स के वीडियो भी जारी किए गए हैं। एक वीडियो गाजा के रंतिसी हॉस्पिटल का है, जहां पर K9 डॉग्स ने एक कमरे में रखे विस्फोटक को बरामद किया। इन्हीं की मदद से इजराइल के हाथ हमास के हथियारों की बड़ी खेप भी लग गई। מאוד קיבלתי, אני רואה את זה. אתה רשאי לכניסה לביצוע. 2, 3, שקר. רוצה לתקוף פה רכב ממולכד. מאוד קיבלתי, אני רואה את זה.
אתה רשאי לכניסה לביצוע. 2, 3, שעה, כן. तो पूरे गाजा में जगह जगह सुरंगों का जाल है, हमास के लड़ाकों के अड्डे हैं। कदम कदम पर हमास ने इजराइल के लिए मौत का सामान बिछा रखा है। इजराइल के ओकेट्स यूनिट के K9 डॉग्स उन्हीं खतरों की चेतावनी इजराइल तक पहुंचा रहे हैं और उनके लिए सुरक्षा कवच बन रहे हैं। IDF ने बनाया है कि गाजा में ऑपरेशन के दौरान जो 4 K9 डॉग शहीद हुए, उनका पूरा सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।